हेलो एवरीवन, दिस इज बबीता हियर एंड वेलकम टू वन क्लासेस। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जो कि क्लास 8 साइंस का फर्स्ट चैप्टर है। हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, और आज हम पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन की नेक्स्ट प्रोसेस इरिगेशन, मतलब सिंचाई करना। तो सिंचाई होती क्या है? खेत में फसल को निश्चित अंतराल में जल देना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। सिंचाई की हमें आवश्यकता क्यों है? क्यों हमें फसल को जल देना आवश्यक है? क्या क्या कारण है? तो आप सब जानते हो कि जो सीड्स हैं उनको जर्मिनेट होने के लिए वाटर की आवश्यकता होगी। ड्राई सॉइल में तो सीड जर्मिनेट हो नहीं सकते, तो फर्स्ट आवश्यकता तो क्या हो गई? जो सीड है उनको जर्मिनेट होने के लिए वाटर की आवश्यकता होती है। सेकंड क्या आवश्यकता है? जो प्लांट हैं उनकी ग्रोथ के लिए और उनके डेवलपमेंट के लिए वाटर की आवश्यकता है। थर्ड, जो मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स हैं उन न्यूट्रिएंट्स को प्लांट के प्रत्येक भाग तक कैसे पहुंचाया जाए, तो उसके लिए हमें पानी की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो जल के अंदर डिसॉल्व होकर प्लांट के प्रत्येक भाग तक पहुंचते हैं। तो ये तो हमारी होगी कि जल की हमें क्यों आवश्यकता है, क्यों हमें सिंचाई करने की आवश्यकता है। आप जानते हो कि जो प्लांट हैं वो अपनी रूट के थ्रू जल का एब्जॉर्प्शन करते हैं। एक क्वेश्चन है कि समर सीजन में इरिगेशन की ज़्यादा नीड होगी या फिर विंटर सीजन में इरिगेशन की ज़्यादा नीड होगी? तो आप अपने कॉमन सेंस से आंसर दे सकते हो कि समर सीजन में इरिगेशन की ज़्यादा नीड होगी। बट व्हाई? रीजन इज ट्रांसपिरेशन। समर सीजन में ज़्यादा गर्मी होने की वजह से जो वाटर है उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा और वाटर जो है वाष्प बनकर ज्यादा उड़ेगा, यानी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या होगी? ज्यादा होगी, वाष्पोत्सर्जन की दर ज्यादा हो जाएगी। तो वाष्पोत्सर्जन की दर ज्यादा हो जाएगी तो प्लांट को पानी ज्यादा चाहिए, लेकिन विंटर सीजन में वाष्पोत्सर्जन की जो दर है वो कम रहती है। तो इसका रीजन क्या हो गया? रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। अब नेक्स्ट आता है कि सिंचाई के सोर्स क्या क्या है। सिंचाई के सोर्स हैं कुआं, नदियां, बांध, झीलें, तालाब, ये सब क्या है? सिंचाई यानी वाटर के सोर्स हैं। अब सिंचाई करने के तरीके क्या हैं? यानी एक तो होते हैं ट्रेडिशनल मेथड, एक होते हैं मॉडर्न मेथड। हम पहले बात करेंगे पारंपरिक तरीकों की, ट्रेडिशनल मेथड की। ट्रेडिशनल मेथड के अंदर सबसे पहले आता है आपका मोट। ट्रेडिशनल मेथड में तो ये कुछ रफ डायग्राम आपके लिए बनाए गए हैं, वैसे आपको इमेज इनकी इधर प्रदर्शित हो रही होंगी। तो मोट कैसी होती है? कुछ इस तरीके की होती है जिसके अंदर एक घिरनी होती है। इस घिरनी के ऊपर रस्सी लगी हुई होती है। रस्सी की एक तरफ बकेट अटैच होती है और दूसरी तरफ एक एनिमल से यानी काउ से इसको दूसरी तरफ को अटैच कर दिया जाता है रस्सी को। अब इस रस्सी को लूज छोड़ा जाता है। यहाँ पर कोई फार्मर खड़ा हुआ होता है। ये जो बकेट है वो कुएं के अंदर जाती है। इस रस्सी को जैसे एनिमल मूव करेगा, रस्सी को खींचेगा, ये बकेट पानी से भर के ऊपर आ जाएगी और इसको जो फार्मर है वो सिंचाई में काम में ले लेगा। तो ये तो है आपका मोट का तरीका कि मोट से कैसे सिंचाई करते थे। फिर आता है आपका चैन पंप। चैन पंप में क्या होता है? दो रोलर होते हैं। आपकी जो एनसीईआरटी बुक का जो डायग्राम है उसमें एक ही रोलर दिखाया गया है। एक्चुअल में इसमें दो रोलर होते हैं और दोनों रोलर्स के ऊपर चेन लगी हुई होती है और चेन के ऊपर बकेट अटैच होती है। ये जो रोलर है, इस रोलर के यहाँ वाटर सोर्स होता है। जैसे जैसे रोलर घूमते हैं ये चेन भी घूमती है और इसके ऊपर ये जो बकेट लगी होती है, जैसे इधर से ये बकेट आएगी इस तरीके से, फिर यहाँ ये बकेट, अब ये पानी क्या हो गया? यहाँ पे स्प्रेड हो गया। इसको हमने सिंचाई में काम में लिया। चैन पंप काम करता है इस तरीके से। नेक्स्ट आता है ढेगली। तो ढेगली किस तरीके से कार्य करती है? ढेगली में एक लकड़ी का कुछ मोटा पार्ट होता है जिसको मिट्टी में रोक कर दिया जाता है और इसके ऊपर यहाँ पर एक मजबूत दूसरी लकड़ी होती है जिसको इस तरीके से इस पे रखा जाता है। ये कुआं है, इस सिरे से तो बकेट अटैच की जाती है और दूसरे सिरे को एक भारी पत्थर लिया जाता है और उस पत्थर को इधर बांध दिया जाता है। इस पत्थर का जो वेट है वो इस बकेट, पानी से भरी हुई बकेट से ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पे एक फार्मर खड़ा रहता है और वो इस रस्सी को लूज करता है, बकेट कुएं में जाती है, फिर रस्सी को खींचता है और बकेट से पानी बाहर आ जाता है। इसमें इस पत्थर की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि इधर यदि पत्थर लगाएंगे तो किसी दूसरे
इंसान की, किसी दूसरे पर्सन की या फिर किसी एनिमल की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ती है। इसके लिए यहाँ पर क्या लगाया जाता है, एक पत्थर लगाया जाता है, इसको हम बोलते हैं ढेकली। नेक्स्ट आता है आपका रहट। रहट में क्या होता है, एक बड़ा रोलर होता है, इस रोलर के नीचे यहाँ पर वाटर सोर्स होता है, इस रोलर के ऊपर 5-6 बकेट्स अटैच होती हैं, यहाँ पर एक पंप लगा हुआ होता है। अब इसके यहाँ लकड़ी का बना हुआ पार्ट होता है, इसके ऊपर इस तरीके से और लकड़ी का बना हुआ पार्ट होता है और इसको किसी एनिमल की गर्दन के ऊपर अटैच कर दिया जाता है। जैसे जैसे एनिमल यहाँ पर मूव करेगा राउंड राउंड, तो उससे क्या होगा, ये जो रोलर है वो भी घूमेगा। रोलर घूमेगा तो इस वाटर सोर्स से बकेट भरती जाएंगी और वो बकेट यहाँ से पानी निकलता जाएगा और वो सिंचाई में काम में लिया जाएगा। तो आई होप आपको ये पारंपरिक तरीके समझ में आए होंगे कि कैसे रहट काम करता है, कैसे मोट काम करता है, कैसे चैन पंप काम करता है और कैसे ढेकली काम करती है। अब देखिए, अब ये तरीके यूज क्यों नहीं लिए जाते हैं। अब मॉडर्न मेथड आ गए जिसमें हम स्प्रिंकलर सिस्टम या ड्रिप सिस्टम का यूज करते हैं। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो तरीके हैं इनकी बहुत सारी डिमेरिट्स हैं, बहुत सारी हानियां हैं। सबसे पहली हानि तो है कि इनसे सबसे ज्यादा वाटर का वेस्ट होता है। हमें इरिगेशन में वाटर को यूज करना है बट वाटर को वेस्ट नहीं करना है, तो इनसे ज्यादा वाटर वेस्ट होता है। दूसरा, जो फार्मर है उनकी मेहनत ज्यादा लगती है और टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है। तो ये इनकी हानियां हैं, इनके लिए इनको कम यूज में लिया गया है और मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं। तो अब हम पढ़ते हैं मॉडर्न टेक्निक्स के बारे में। तो मॉडर्न टेक्निक्स के अंदर सबसे पहले आपकी टेक्निक आती है स्प्रिंकलर सिस्टम, यानी छिड़काव तंत्र। फर्स्ट आता है आपका छिड़काव तंत्र। स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज वहां किया जाता है जहां पर अनइक्वल लैंड हो, यानी असमतल भूमि हो, वहां पे इसका यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, एक मेन पाइप होता है नीचे और उस पाइप के ऊपर परपेंडिकुलर दूसरे पाइप लगाए हुए होते हैं और उन परपेंडिकुलर पाइप के ऊपर होता है नोजल। हम मोटर चालू करते हैं, स्विच ऑन करते हैं तो पानी आता है मेन पाइप के अंदर और मेन पाइप से ये परपेंडिकुलर जो पाइप लगाए होते हैं इनमें पानी आता है और नोजल के थ्रू वो स्प्रेड होता है। वो इस तरह से लगता है जैसे वर्षा हो रही होती है, इस तरीके से वो छिड़काव होता है पानी का। तो ये स्प्रिंकलर सिस्टम इस तरीके से काम करता है। स्प्रिंकलर सिस्टम की भी कुछ हानियां हैं कि इससे भी वाटर का वेस्ट होता है। तो इससे बचने के लिए एक नेक्स्ट जो सिस्टम आता है वो है ड्रिप सिस्टम, यानी कि बूंद बूंद सिंचाई। दूसरा आता है ड्रिप सिस्टम, ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र जो है वो उन एरियाज में काम में लिया जाता है जहां पर पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है, जैसे राजस्थान है, गुजरात है, यहाँ पर ये बेस्ट तरीका है। तो जो सिंचाई करने का सबसे अच्छा तरीका, सर्वोत्तम तरीका जो माना जाता है वो ड्रिप सिस्टम को ही माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो मेन पाइप होता है उस पाइप को जो प्लांट्स हैं उनकी डायरेक्ट रूट में छोड़ा जाता है और रूट के अंदर वो बूंद बूंद करके सिंचाई करते हैं। तो इससे पानी का वेस्ट नहीं होता है। नेक्स्ट आपका आता है खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार क्या होता है, खरपतवार जो क्रॉप्स है उसके साथ कुछ ऐसे अनवांटेड प्लांट ग्रो कर जाते हैं जिनको हम खरपतवार बोलते हैं, यानी जिनकी हमें जरूरत नहीं है लेकिन वो फसल के साथ उग जाते हैं, उन्हें हम खरपतवार कहेंगे। तो खरपतवार जो है उसको हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं निराई करना। खरपतवार को हटाने की जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं निराई करना। तो खरपतवार को हटाने की आवश्यकता क्यों है, इनसे हमें क्या हानियां हैं कि हमें इन्हें हटाना पड़ेगा। तो खरपतवार क्या करते हैं, फसल से कंपटीशन करने लग जाते हैं, जो सॉइल है उससे वाटर का एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं। दूसरा, ये जो सनलाइट है उसको यूज करते हैं। कई बार क्या होते हैं, जो क्रॉप्स होते हैं वो जो खरपतवार होते हैं वो बड़े हो जाते हैं और वो फसल को ढक लेते हैं, तो सनलाइट जो है वो फसल के ऊपर नहीं आ पाती है। तीसरा, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल में उनको ले लेते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स है, वाटर है, इनको जब ये ले लेंगे जमीन से, सॉइल से, तो जो क्रॉप है उसको
कम न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। तो क्रॉप को कम न्यूट्रिएंट्स मिलता है तो वो ग्रो अच्छे से नहीं कर पाती है। तो इसके लिए हमें खरपतवार को हटाने की आवश्यकता पड़ती है। इनको हटाने के लिए हम कौन से अप्रेंटिस काम में लेते हैं? तो खरपतवार को हटाने के लिए काम में लिया जाता है खुरपी। खुरपी की हेल्प से जड़ के पास से जमीन को खोदा जाता है और जो खरपतवार है उसको उखाड़कर फेंक दिया जाता है। तो इस तरीके से खुरपी की सहायता से खरपतवार की निराई की जाती है। लेकिन आजकल जो तरीके काम में लिए जा रहे हैं उनके अंदर हम काम में लेते हैं खरपतवार नाशी यानी वेडिसाइड। ऐसे केमिकल होते हैं जिनको हम खरपतवार को मारने या उनको जलाने में काम में लेते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। तो जो खरपतवार नाशी के रूप में जो काम में लिया जाता है वो केमिकल है 2,4-D। 2,4-D का फुल फॉर्म क्या है? 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये 2,4-D का फुल फॉर्म है। तो 2,4-D जो केमिकल है उसको काम में लिया जाता है खरपतवार नाशी के रूप में। इससे क्या होता है, जो खरपतवार होते हैं वो जल जाते हैं या मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, लेकिन इससे फसल को कोई नुकसान नहीं होता है। तो खरपतवार के लिए या तो खुरपी से उनको हटाया जाता है, ये पुराना तरीका है, या फिर खरपतवार नाशी का यूज किया जाता है। इसके बाद आपके प्रोसेस आती है कटाई करना, हार्वेस्टिंग। फसल जब पक जाएगी उसके बाद उसको काटना क्या कहलाता है? कटाई करना कहलाता है। कटाई करने के लिए कौन कौन से उपकरण काम में लिए जाते हैं? तो एक तो होता है हार्वेस्टर। हार्वेस्टर से क्या किया जाता है? हार्वेस्टर से फसल को काटा जाता है। दूसरा, जब हम फसल को काट लेते हैं उसके बाद उस फसल से, उस भूसे से अनाज को अलग किया जाता है थ्रेसर के द्वारा। ये एक मशीन होती है थ्रेसर, इससे भूसे से अनाज को अलग किया जाता है। तो हार्वेस्टर और थ्रेसर, कटाई करने की प्रोसेस को हम कहेंगे हार्वेस्टिंग, और जो अनाज को अलग करना है उसको कहेंगे थ्रेसिंग। तो इन दोनों में ये जो काम में आने वाली मशीनें हैं इनका एक संयुक्त रूप है जिसको हम बोलते हैं कंबाइन। ये जो कंबाइन मशीन है आजकल इसी का यूज किया जाता है। इससे हार्वेस्टिंग का काम भी हो जाता है और थ्रेसिंग का काम भी हो जाता है। मतलब फसल को काटने का काम भी हो जाता है और भूसे से अनाज को अलग करने का काम भी हो जाता है। तो ये मशीन जो है इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट एक आपके शब्द दिया हुआ है विनोइंग। विनोइंग क्या है? भूसे से अनाज को अलग करते हैं फटक कर। विनोइंग एक ऐसी मशीन होती है जिसके ऊपर जो हमने फसल काटी है उसको फटका जाता है, वो क्या कहलाता है? विनोइंग कहलाता है। यानी भूसे से अनाज को फटक कर अलग करना विनोइंग कहलाता है। इसके अंदर भी क्या होता है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो ये जो प्रोसेस है वो काम में नहीं लिया जाता है। इसके बाद आपके टॉपिक दिया हुआ है हार्वेस्टिंग फेस्टिवल, कटाई पर्व। कटाई पर्व क्या होता है? जब फार्मर हैं जब फसल को ले लेते हैं, उनको इतना प्रॉफिट होता है तो उनके अंदर एक खुशी का माहौल होता है जिसको वो सेलिब्रेट करते हैं। तो वो जो सेलिब्रेशन है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे बिहू है, आसाम में बिहू नाम से जाना जाता है, पोंगल है, दीपावली, होली, इन मौकों पर इसका सेलिब्रेशन किया जाता है, उसको हम बोलते हैं कटाई पर्व। अब कटाई हो जाने के बाद में नेक्स्ट प्रोसेस क्या आएगी? कटाई होने के बाद में नेक्स्ट प्रोसेस आती है आपकी भंडारण करना, स्टोर। अनाज को निकालने के बाद उसको स्टोर करना, लेकिन स्टोर करने से पहले अनाज के अंदर बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए। यदि उसमें नमी होगी तो जो इंसेक्ट हैं, बैक्टीरिया हैं, वो उन पे बहुत जल्दी अटैक करेंगे। तो इसके लिए पहले अनाज को क्या करना होता है? धूप में अच्छे से सुखाना होता है, उसके बाद ही उसको स्टोर करना होता है। तो आपने आपकी मदर को देखा होगा कि जब वो डब्बों में अनाज को स्टोर करती है तो उसके अंदर कुछ आर्टिफिशियल टैबलेट डालती हैं। वो क्यों डालती हैं? ताकि वो जो अनाज है वो
छोटे जीवों से, इंसेक्ट से या बैक्टीरिया से बचा रहे, खराब नहीं हो। लेकिन बड़े पैमाने के ऊपर क्या किया जाता है, बड़े पैमाने पे कुछ रसायनों का प्रयोग किया जाता है इनको खराब होने से बचाने के लिए। इनको बड़े बड़े जो जूट के बैग्स होते हैं उनके अंदर स्टोर किया जाता है, या फिर इनको स्टोर किया जाता है मेटल के टिन होते हैं जिनको हम बोलते हैं साइलो। मेटल के टिन होते हैं जिनको साइलो बोला जाता है, उनके अंदर इनको स्टोर किया जाता है। तो इनको कीड़ों से बचाने के लिए, बैक्टीरिया से बचाने के लिए नीम की जो सूखी पत्तियां होती हैं वो भी डाली जाती हैं। उनसे भी क्या होता है, जल्दी से बैक्टीरिया अटैक नहीं करता है। तो ये प्रोसेस है आपकी स्टोरेज करने की प्रोसेस। अब क्रॉप प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है 7 प्रोसेस, वो प्रोसेस आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब आपकी जो बुक है उसमें एक लास्ट टॉपिक दिया हुआ है। ये तो हमने बात करी प्लांट से हमें कैसे फसल प्राप्त होती है, कैसे अनाज प्राप्त होता है, उसके बारे में आपकी बुक में दिया हुआ है। एनिमल से हमें कौन कौन से फूड प्राप्त होते हैं। तो एनिमल से हमें कौन से फूड प्राप्त होते हैं, आप जानते हैं एनिमल से हमें मिल्क प्राप्त होता है, मिल्क से चीज बनती है, पनीर बनता है। एनिमल से हमें एग मिलते हैं, एनिमल से मांस, चिकन वगैरह हमें मिलता है। तो ये खूब सारे ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जो हमें एनिमल से मिलते हैं। फिश जो है उसको हम भोज्य पदार्थ के रूप में काम में लेते हैं। तो जो फिश है उससे हमें कोड लीवर ऑयल मिलता है। कोड लीवर ऑयल जो है वो विटामिन डी का अच्छा स्रोत होता है। इसके अंदर विटामिन डी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ये आपका चैप्टर हो गया है कंप्लीट। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो अच्छे से ये जो चैप्टर के 3 वीडियो हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट, इनको अच्छे से समझना, अच्छे से पढ़ना, और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू, कीप स्टडी।